सुविधा होना है भाई, जो भी हैं इक्वलिटी की बात हम करते हैं, हमारे कस्टमर लिखा हुआ इक्वलिटी की बात है, वो कहीं देख रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम तो बिल्कुल जनरल बात बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर कहीं पे किसी का उत्पीड़न हो रहा हो तो उसको भाई कैसे सेफगार्ड करो, कैसे करो, रोको, तो वो आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा ऐसा बोलने से बहुत ज़्यादा कुछ वो है नहीं मेरे ख्याल से, तो खाली ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उनका कहना था महिला सुप्रीम जज थी, तो उनका कहना था हम जिस भी फील्ड में रहें हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। तो उस सबका अर्थ भी जो आपने हमें विस्तार से बताया, उसका भी अर्थ यही है कि अगर आध्यात्मिक होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर वो गलत करने के भाव नहीं आएंगे, अगर वो ईश्वर विश्वास रखने वाला और आस्थावान होगा तो इस तरीके से समझेगा कि ये हो सकता है कि ईश्वर की कृपा है या ईश्वर का आशीर्वाद है, तो वो आध्यात्मिक होने से उसका गलत मार्ग पर उसका कदम नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात थी जो मैं ग्रहण कर पाया एक अधिवेशन में जाकर, तो ये बात थी कि व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, मगर प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो बहुत सारी चीज़ों को हमें मतलब एक तरीके से हमारे लिए लक्ष्मण रेखा की तरह काम करते हैं कि हमें कहाँ नहीं जाना है, तो वो बताते हैं। वही हमारे विधि में भी होता है कि भाई आप सवाल पूछते हैं तो कौन सा नहीं पूछना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पूछना क्या है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या नहीं पूछना है। और आज ये मतलब बड़ा हमारा सौभाग्य का विषय कि हम 2007 में जिन्होंने हमें मतलब अध्ययन करवाया और पढ़ाया, मतलब आज उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मतलब यहाँ तक पहुँचे, तो आप लोगों के आशीर्वाद से ये सब संभव है। तो क्योंकि अधिवक्ता परिषद के बैनर तले हम लोग एक कार्यक्रम करें, तो मेरा सबसे अनुरोध रहता है कि हम लोग इस पर्सनैलिटी डेवलप भी हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वो एक बार अपना विषय जरूर रखें ताकि हम अपनी बात को कहने का एक्सप्रेस कर सकें बात को। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज विशेष रूप से सुनील जी ज्ञान है वो हम सभी को प्राप्त होगा, तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ, बाकी तो उसके बाद फिर फॉर्मल चीज़ें हम लोग अपनी तरीके से करेंगे। सभी मित्र हैं हम लोग आपस में, शायद एक दूसरे के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें है, अच्छी भी और बुरी भी। तो अभी जोशी जी ने, आदरणीय जोशी जी ने कुछ बात सांकेतिक रूप से जो कही वही पूरा विषय है। कोई भी राष्ट्र जो है वो एक भौगोलिक टुकड़ा मात्र नहीं है, राष्ट्र के लिए एक चेतना होती है, उस चेतना के पास एक सुदृढ़ जीवन होता है, मूल्य होते हैं, उस मूल्यों से उसकी संस्कृति बनती है, उस संस्कृति में उसका धर्म, दर्शन और जीवन पद्धति वो समाविष्ट है। इसी का जो संक्षिप्त रूप है, जब इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से सभी लोगों को उसी व्यवहार में ढलते हुए देखा जाता है, तो वो भारतीय परंपरा में राष्ट्र माना गया। यूरोप की जो परंपरा है उसमें राष्ट्र एक सत्ता के रूप में देखा गया और एक निश्चित भूभाग में देखा गया और शक्तिशाली की अवधारणा के ऊपर वो चला, जिसमें बाद में ऑस्टिन की शास्त्री ठीक है, तो वो एक सिद्धांत जिसमें शक्ति है, या आप ओल्ड टेस्टामेंट को ले लें जिसमें आँख के बदले आँख का नियम, लेकिन बाद में उन लोगों को भी समझ में आया जब वो दुनिया भर में फैली, तो उसमें बिंथम और मील जैसे लोग भी पैदा हुए, एक यूटिलिटी के रूप में चीज आई कि नहीं, उदारता जरूरी है राज्य के लिए, क्षमा भी उतनी जरूरी है जितना दंड। तो खैर स्वरूप बदले हैं, लेकिन यहाँ यदि आप देखें भारत, तो भारत में भाषाएं भिन्न भिन्न थी और खान पान भिन्न भिन्न थे और पहनावे भिन्न भिन्न थे। लेकिन यदि आप यहाँ राष्ट्र को बनाने में यदि सबसे ज़्यादा धन्यवाद किसी को देना चाहते हैं तो आप शिव परिवार को धन्यवाद दीजिए। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विराजमान है ये परिवार, और नागालैंड से लेकर गुजरात तक, और यहाँ तक कि इसका प्रभाव क्षेत्र अरब, कंबोडिया, कालचक्र का
गति परिवर्तन होता है, फिर हम एक लंबे साल तक गुलाम रहे। और तब हमारी कमजोरियों ने हमें ऐसी पतित अवस्था में पहुंचा दिया जहां हम अपने पर विश्वास नहीं करते। तब हमने राष्ट्र और ये चीज़ें जो हैं ये कम्युनिज्म के माध्यम से और कैपिटलिज्म के माध्यम से सीखनी और समझनी शुरू। ब्रिटिशर्स का जो उत्तरकालीन समय है, इसे आप 1905 कह सकते हैं, जब लॉर्ड कर्जन का बंग भंग है, वहां से आपके राष्ट्र की कह सकते हैं गुरु जो है वो किसी भी मतलब उत्थान और पतन जो है समाज का वो गुरु पर निर्भर करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाणक्य और उनका शिष्य था, जिसने समाज की दशा और दिशा बदल दी। अब चूंकि लड़ाई का युग तो रहा नहीं, तो बौद्धिक क्षमता के माध्यम से ही समाज को और युग को बदलने की बात मुझे लगता है हमने की जानी चाहिए। तो आज हम जो यहाँ साम बैठे, कहीं ना कहीं सर की प्रेरणा रही या परिवार का हम लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। और अभी मैं सर की बात से मुझे याद आ रहा था कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र देखा जाए तो एक जो जमीन के टुकड़े को नहीं कहा जा सकता, एक भूभाग को नहीं कहा जा सकता, जब तक उसमें निवास करने वाले लोगों की एक सोच, एक विचार, और उस विचार को देने वाला, मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर हम उस विचार को देने वाले को अगर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक अध्यापक होगा जिसने एक ऐसा विचार दिया जो हम सभी के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं दौड़ रहा है। और उस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के हम लोग सभी लोग प्रयास करते हैं अपने अपने तरीके से, चाहे वो सबसे पहले बिना किसी फॉर्मेलिटी के मुझे सर को इतने टाइम बाद वैसा ही देख के इतना अच्छा लगा जैसा हमने इनको आज से 18 ईयर्स पहले देखा था। तो मैं मेरे दिल से ये बहुत एक खुशी भी है और सर के लिए गुड विशेज है कि आप जो भी अपने को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं सर वो कंटिन्यू करते रहें और हमें भी बताएं कि आपका रूटीन क्या है, कैसे आज भी आप इतने ग्लोइंग हैं और स्मार्ट हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि विदाउट एनी फॉर्मेलिटी में सर के लिए मेरे बड़े मन से शब्द है कि सर जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं खान पान का, घूमने फिरने का, तो उसको कंटिन्यू रखें। मेरा सबकी तरफ से सर के लिए नहीं, नजर नहीं लगती, बच्चों की नजर नहीं लगती। सर के बच्चे मैं बहुत टाइम बाद सर से मिल रहा हूँ, मन कर रहा है कि सर से कितनी बातें जो कर रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा सा हम लोग के जो आज हम बैठे हैं और भूषण भाई के यहाँ हमने एक बार पहले भी इस तरह का मीटिंग किया था। तो हम लोग सर क्या करते हैं ना, आप लेकर तो एक हम लोगों ने एक रूटीन सा बना रखा है कि जितने भी लोग आएंगे, चाहे वो नया हो, चाहे वो पहली बार डायस ही कहेंगे, डायस फेस कर रहा हो, वो एटलीस्ट 2 शब्द तो बोले। क्योंकि हम लोगों का जो अधिवक्ता परिषद के बैनर के अंडर हम लोग हैं, तो इस बैनर को हमने एक अपने लिए ये कल्चर बनाया है कि हमारा काम, क्योंकि नाम ही अधिवक्ता परिषद है, तो जो न्यू कमर्स भी आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी न्यू लॉयर आए वो पहले से बड़ा अच्छा वक्ता हो, तो क्योंकि हमने भी ये परेशानियाँ शुरू में फेस की हैं। तो हमारा इस बैनर में हमारा सभी से एक इंसिस्ट रहता है कि आप 2 मिनट तो जरूर बोलोगे, चाहे देख कर बोलो। मैं भी देख कर ही बोलता हूँ, मैं पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो मैं सर को यही बता रहा था कि हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं, चाहे वो अपने लॉ से रिलेटेड हो, और लॉ से रिलेटेड नहीं होता तो उसके पीछे हम जोड़ देते हैं कि वो लॉ से रिलेटेड है ताकि उसकी एक एडमिसिबिलिटी बन जाए, क्योंकि एडमिसिबल होना चाहिए वो पहली बार कोर्ट में एंटरटेन होने के लिए। एप्लीकेशन गलत हुआ है तो उसका मतलब वो गलत हुआ होगा। अगर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में एप्लीकेशन सही हुआ है तो फिर वो सही ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने कहा इतने सारे लॉ याद नहीं रख सकता। मे भी मैं अपनी बात को यहाँ पर उतना अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ इस बात को, लेकिन लॉ याद नहीं रख सकता। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ ध्यान देता हूँ। मेरा भी मुझे बहुत सारे सेक्शन याद नहीं होते, मेरा फोकस रहता है मैं रिजल्ट कैसे लेके आऊँ। तो वो रिजल्ट लेके आना क्या है, इतने सारे एक तो याद नहीं रख सकते, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देखता हूँ यार इसको रिलीफ कैसे दिलाया जाए। मैं सर 5 मिनट और ले रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ का पहला केस सर को बताना चाहूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना सर मिले, मुझे लग रहा है मैं कितनी जो बात कर दूँ सर पे। सर अच्छा लग रहा सुन के, बिल्कुल। जब नए हम आए थे सितंबर में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था,
तो हमारे सर घर के पास ही एक गरीब फैमिली था, मेहनती फैमिली का बच्चा था, उसकी झोपड़ी थी। उसका एक भाई क्रिमिनल, लेकिन बाकी परिवार सभ्य था। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा एक भाई क्रिमिनल है, उसको पुलिस ढूंढती है, वो मिलता नहीं है, पुलिस हमें परेशान करती है, डेली हमें अपनी PCR बैठा के ले जाती है, हमारे रिश्तेदारों का घुमाती है, और ऐसा 30 दिन से चल रहा है। अब मेरे पास आया, मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे लगा यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम हो रहा है। अब क्योंकि सर उस समय ना ज़्यादा पता था नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पढ़ के सीधे सीधे निकले ही थे हम लोग, तो वही एक चीज़ समझ में आती थी। मुझे लगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत हो रहा है। हमने देखा है तो आर्टिकल 14, 20, तो जब वो रिट बनी उसके बाद वो DB में गया हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन का मैटर था। मुझे ध्यान है जस्टिस PC वर्मा और जस्टिस इशफाक हुसैन जी थे, तो उन्होंने मेरे रिट को एडमिट करा, अप्रिशिएट करा, और उस दिन के बाद से जिस दिन रिट हमारी फाइल हुई, अगले दिन से कोई पुलिस वाला कभी परेशान करने नहीं आया। तो उसके बाद उस रिट का डिस्पोजल भी ऐसे हुआ कि स्टेट ने ये अंडरटेकिंग दी कि आज के बाद हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे, तो वो रिजल्ट आ गया सर हमारा। तो मैं ये इसलिए मैंने डिस्कस करना ज़रूरी समझा कि आज भी मुझे हमारे इंटर्न्स आते हैं, तो उन्हें कहता हूँ तुम कॉन्स्टिट्यूशन को रट लो, बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं यही पॉज करता हूँ सर, है ना, मन तो बहुत कर रहा है आपके सामने बात करने का। ठीक है, प्रणाम। सर से क्या करूँ, और आज शिक्षक दिवस भी है, और सर आप सभी को पता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे, और शायद कॉन्स्टिट्यूशन माननीय उच्चतम न्यायालय में ही सबसे ज़्यादा और उच्च न्यायालय में होता है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज हमारे सीनियर सर मनाली जी का जन्मदिन भी है, उनको रूबरू होके क्या बोलते हैं बधाई देने का मौका मिला। और अल्मोड़ा की बातें याद करें तो मुझे याद है कि जब हम LLB करते थे 2007 और 2009 करते थे, मतलब एक बच्चों की तरह, और भी फैकल्टी में बहुत ऐसे वहाँ पे सर थे जो पूरी हेल्प करते थे। लगभग सारे टीचर बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर DB यादव जी हैं, और आपका भट्ट जी हैं, पंथी जी हैं, विश सर हैं, सभी लोगों को मैं यहाँ से दूर से नमन भी कर रहा हूँ, याद भी कर रहा हूँ शिक्षक दिवस पर। और जो आज का टॉपिक है कि शिक्षक और अधिवक्ता का समाज में यही है। शिक्षक का आप सभी को पता है कि सबसे पहले एक गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। बच्चा 25 साल की उम्र तक आश्रम में जाता था, एक सिस्टम था, उस पद्धति को तहस नहस किया अंग्रेजों ने। आज की डेट में शिक्षा इतना मॉडर्न हो चुका है कि हम लोग पुराने अपने संस्कार भूल गए। जिस गुरु पद्धति से हम पढ़ते थे, हमारे को अभी सर ने, मैं सुन रहा था, सर ने बताया था कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को मौलिक दायित्व भी समझाए और सामाजिक दायित्व भी समझाए। तो हमने सबने पंक्तियाँ पढ़ी हैं कि कैसे क्या बोलते हैं, हम शिक्षक को शिव कहते हैं। दादी ने बताया हमको कि वो नाच भी करता है और वो जो डर होता है उसको भी निकालता है। तो बस मैं अपनी बातों को कहने का हूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ कि मैं सर के सानिध्य में LLM का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो हमने सीखा कि मास्टर हम लोग ने किस तरीके से आप अपनी बातों को पूरी डिटेल में कह सकते हैं। तो आज बड़ा उसमें सबसे बड़ा गिफ्ट है आज कि आप सब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, दोस्त भी हैं बीच में, और पांडे जी भी, इनको सुबह भी रिक्वेस्ट की थी हमने, लेकिन अब आ गए समय से नैनीताल से आके पूरे हमारे बीच में। तो जैसा कि आज के विषय के बारे में बहुत सारी बातें हुई, गंभीर बातें भी हुई, और अभी नृपेंद्र जी ने अपना अनुभव बताया कि LLB करने के बाद जब इनके मन में भाव आया कि किसी को न्याय दिलाना चाहिए और गलत हो रहा, तो हमारे साथ सौभाग्य हुआ कि हमें ये भाव फैकल्टी में रहते हुए आ गया था। तो हमारे पूरन पांडे जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी, संपादक के नाम में लिखा करते थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी कि यहाँ पर ऐसा स्टैंड लिया कि जहाँ हम सही थे सबने ये नहीं कहा कि ये लोग गलत हैं, मतलब कि सिर्फ वहाँ पर एडमिशन है जिन्होंने, एक हमारे प्रोफेसर साहब और खंडेलवाल सर, तो उनका केस यहाँ चल रहा था बहुत टाइम से, वो प्रोफेसरशिप का मैटर चल रहा था, तो एक नए बच्चे पर विश्वास किया कि ये मैटर लड़ सकता है, तो मैंने सर का केस किया और फॉर्चुनेटली उसमें कुछ फेवरेबल आदेश भी हुए। तो अभी ना आप कुछ, जब अभी कोई प्रोफेसर्स आते हैं, कभी कोई टीचर्स आते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि आपने कभी कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या केस किया है, तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे पहले 2-3 केस जो थे वो मेरे अध्यापकों के थे, एक अध्यापक का दूसरे अध्यापक की सीनियरिटी के विरुद्ध भी था। तो कुल मिला के है कि न सिर्फ अपने व्यवहार से हमारे अध्यापकों का आशीर्वाद मिला, बल्कि उनके द्वारा शुरुआत में भी मौका दिया गया हम लोगों को, हम ज़्यादातर लोगों को ये लाभ मिला है।
और शिक्षक की समाज में भूमिका, जो विषय जिस पर आज बात हो रही थी राष्ट्र निर्माण पे भूमिका, तो क्या होता है कि समाज में आजकल हम लोग कहते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, समाज का पतन हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण लोग बताते हैं। लेकिन जो यही है कि शिक्षकों का जो महत्व है, समाज में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उसमें एक गलती शिक्षकों की भी है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के शिक्षक प्राथमिक से लेके, क्योंकि वो बहुत से लोग उसको एक जॉब के तौर पर समझते हैं कि वो सिर्फ पैसा कमाने का एक आजीविका का साधन है कि हमारी नौकरी लग गई। जबकि अध्यापक का जो रोल है समाज के अंदर, वो वास्तव में देखा जाए तो हम कहते हैं कि फलाने जैसे मेडिकल में हैं डॉक्टर्स, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट असेट है। एडवोकेट्स के लिए भी हम कहते हैं कि हम जस्टिस दिला रहे हैं, और इंजीनियर्स के लिए कहते हैं कि वो पुल बना रहे हैं, साइंटिस्ट के लिए कहते हैं कि वो अपने शोध कर रहे हैं नए नए। लेकिन असल में इन सबके पीछे कौन है? एक वो व्यक्ति है कि जो इंजीनियर बन सकता था, जो डॉक्टर बन सकता था, जो एक बड़े पद का आर्किटेक्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं गया। उसने उसके बजाय 100 आर्किटेक्ट तैयार किए, 100 लॉयर तैयार किए, 100 एडवोकेट तैयार किए, 100 डॉक्टर तैयार किए। तो वो व्यक्ति लो प्रोफाइल है, आज भी वो पर्दे के पीछे है, वो अध्यापक है, वो शिक्षक है। एक उसके बारे में कथा भी कही जाती है कि राजा थे, उनके जब राज्य के शासन के 50 साल पूरे हो गए तो उन्होंने एक समारोह किया, और उस समारोह में ये कहा कि मैं एक इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान देना चाहता हूँ, मतलब ऐसा सम्मान देना चाहता हूँ जिसका इस राज्य के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान है। तो उनके सलाहकारों ने, जो राजा के होते हैं, उन्होंने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ जो रास्ते बने हैं, सड़कें, पुल जो भी बने हैं, निर्माण कार्य हुए, तो इंजीनियरों का, अभियंताओं का सबसे बड़ा योगदान है, उनको सम्मानित करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जिन्होंने शोध किया है, जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें याद की है जो पहले हमारे पास नहीं थी, जिन्होंने हमारी लाइफ आसान बनाई है, जीवन आसान बनाया, उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग विचार आते रहे, लेकिन अंततः वहाँ विवाद पैदा हो गया। तो उन्होंने एक सभा करी, तो सभा की तो उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया। तो इंजीनियर आए तो इंजीनियरों ने ताली बजाई जब उनके योगदान की चर्चा हुई, वकीलों के, डॉक्टरों के, जिस चीज़ का मतलब तो कथा है, तो सबके अपने अपने योगदान की चर्चा हुई, और उस वर्ग के लोगों ने ताली बजाई, उनके मरीजों ने ताली बजाई और किसी ने नहीं बजाई। इंजीनियरों से जिनको उन रास्तों से पैदा हुआ तो उन्होंने ताली बजाई। तो इस तरह से हर सेक्टर के अपनी अपनी सर्विस के जो लोग हैं उन्होंने ताली बजाई। लेकिन जब सभा के अंत में एक वृद्ध सी महिला अंदर को आई, तो उन्हीं लोग, वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जिनके लिए तालियां बज रही थी, वो सब खड़े होकर सम्मान में झुक गए। तब राजा ने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये अध्यापिका हैं, जिन्होंने इनमें से ज़्यादातर लोगों को पढ़ाया है। तो उसने कहा कि आपने मेरे को जो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में राय दी, तो आपने इसके बारे में राय क्यों नहीं दी? तो उसने कहा कि इसका कोई ऐसा समाज में दिखाई नहीं देता, पुल दिखाई देते हैं, हमें अस्पताल दिखाई देते हैं, पर ये तो हमें नहीं दिखाई देता। तो उस कथा का निष्कर्ष भी है कि हमें शिक्षक का जो असल योगदान है वो मूर्त रूप में नहीं दिखाई देता। हमें पुल, अस्पताल या वकीलों के किए हुए काम, जुडिशरी के काम दिखाई देते हैं, लेकिन उन सबको तैयार करके उनको उस लेवल तक करने वाला, जो पहुंचाने वाला है, वो शिक्षक ही है। तो आज के समय में शिक्षक का जो महत्व है वो कुछ शिक्षक भी नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे सोसाइटी में भी। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो कितनी सीरियसली टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, अपनी जगह जाते हैं, क्योंकि वो उसको एक जॉब समझते हैं। बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग, बहुत से लोग। तो उस कारण भी शिक्षकों ने अपना सम्मान स्वयं से भी कम कर रखा है, और दूसरा हम भी उनके महत्व को नहीं समझते।